स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कपलिंग कांस्टेंट देखा था। कपलिंग कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं, जेमिनल, विसिनल और लॉन्ग रेंज कपलिंग समझाया था मैंने आप लोग को। और मैंने आपको फिर जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट को डिटेल के अंदर समझाया। कुछ एग्जांपल्स में उसके लिए थे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उसके फैक्टर्स समझाया था, कौन कौन से फैक्टर्स जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। आज हम लोग विसिनल कपलिंग कांस्टेंट एंड लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट को एक साथ समझेंगे, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे लास्ट में। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। विसिनल कपलिंग कांस्टेंट, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट में एक्चुअली क्या होता है कि जो दो न्यूक्लियाई हैं या जो दो इंटरैक्टिंग प्रोटॉन है, इंटरैक्टिंग न्यूक्लियाई जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो तीन कोवलेंट बॉन्ड से सेपरेटेड रहते हैं। जैसे कि बात करते हैं अगर यहाँ इस टाइप की स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी, अलग अलग टाइप्स के प्रोटॉन है। अगर दोनों ही टाइप के प्रोटॉन है तो कपलिंग होगी ही नहीं और कपलिंग कांस्टेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कपल करेंगे, ठीक है, और दोनों आपस में कपल करेंगे और कौन सी टाइप्स का कपलिंग कांस्टेंट बनेगा वो देखिए 1, 2 एंड 3। ये जो दोनों न्यूक्लियाई है, इंटरैक्टिंग न्यूक्लियाई जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड से सेपरेटेड हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसीलिए इसको 3J कपलिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। विसिनल कपलिंग कांस्टेंट, विस का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने विसिनल डाइहाइड से पढ़ रखा है। विस का मतलब क्या होता है, अगर विसिनल डाइहाइड किसे कहते हैं, अगर पड़ोसी कार्बन पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं, अगर पड़ोसी कार्बन पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहाइड। विसिनल डाइहाइड बोलते हैं ना, इसी टाइप से ये दो पड़ोसी कार्बन है, इन पर दोनों अलग अलग हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो डिफरेंट टाइप के हैं, तो इनको विसिनल कपलिंग कांस्टेंट बोला, ठीक है। और कितने बॉन्ड से सेपरेटेड है ये 1, 2 एंड 3, तो इसको क्या बोला हमने 3J कपलिंग कांस्टेंट। तो विसिनल कपलिंग कांस्टेंट 3J कपलिंग कांस्टेंट का ये एग्जांपल है। इस टाइप से इंटरैक्टिंग होती है दो न्यूक्लियाई के बीच में, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए, मेनली विसिनल कपलिंग कांस्टेंट जो है वो डाइहेड्रल एंगल पर डिपेंड करता है। डाइहेड्रल एंगल, जो दो न्यूक्लियाई आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, जो भी है, ठीक है। तो डाइहेड्रल एंगल पर डिपेंड करता है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट मेनली। लेकिन कुछ एग्जांपल से कहा मैं ऐसे करवाऊंगी जहां पर रिंग साइज पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। रिंग साइज पर भी, वो भी एक तरह से डाइहेड्रल एंगल ही हो गया, ठीक है। रिंग साइज में भी एंगल ही चेंज होता है, ठीक है। तो मेनली विसिनल कपलिंग कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, डाइहेड्रल एंगल पर, ठीक है। इसी से रिलेटेड कार्पलस नामक साइंटिस्ट ने एक ग्राफ दिया था, कर्व दिया था, जिसको बोलते हैं कार्पलस कर्व, और 2-3 इक्वेशंस दी थी जिनको बोलते हैं कार्पलस इक्वेशंस, ठीक है। तो उनको देखने वाले हैं अब हम, कार्पलस इक्वेशंस एंड कार्पलस कर्व, ठीक है। कार्पलस इक्वेशन एंड कार्पलस कर्व किस चीज के लिए दिया था उन्होंने विसिनल कपलिंग कांस्टेंट को डाइहेड्रल एंगल से रिलेट किया था। कार्पलस कर्व या कार्पलस इक्वेशंस में उन्होंने क्या किया था, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट को डाइहेड्रल एंगल से रिलेट किया। इस कार्पलस इक्वेशंस या कार्पलस कर्व से हम किन मॉलिक्यूल्स की कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मेनली उन मॉलिक्यूल्स की हम लोग कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कार्पलस कर्व या इक्वेशन से जिनमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो। रोटेशन जिनमें क्या हो, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिनमें प्रेजेंट होता है, उनमें उनको हम कार्पलस कर्व या कार्पलस इक्वेशन से हम लोग उनकी जे वैल्यू को निकाल सकते हैं। मेनली रोटेशन किसमें रेस्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है। आप लोग जैसे देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, ठीक है, और ये इधर एक मान लीजिए एक एटम लगा हुआ है, एक एटम लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं रोटेशन की बात करूं, फ्री रोटेशन प्रेजेंट है क्या, तो ऑब्वियस फ्री रोटेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब मैं एक एटम को रोटेट करवा रही हूँ तो दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखिए, ठीक है। तो आराम से फ्री रोटेशन प्रेजेंट है यहाँ पर एल्केन के अंदर। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड लेकर आ जाऊंगी, ठीक है, अगर मैं डबल बॉन्ड लूंगी तो क्या होगा, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर मैं डबल बॉन्ड लूंगी और अब एटम को मैं मूव करवाना चाहूंगी या रोटेट करवाना चाहूंगी, इधर से रोटेट करवाना चाहूंगी, तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि देखिए रोटेट करवा के देखिए ये रोटेट करवाया तो बॉन्ड मेरा टूट गया, ठीक है, बॉन्ड बिल्कुल ट्विस्ट हो गया, ठीक है। यानी कि एल्कीन्स के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, मतलब रोटेशन प्रेजेंट नहीं होता, रोटेशन नहीं होता है एल्कीन के अंदर, ठीक है। तो एक एग्जांपल तो क्या हो गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का, एल्कीन हो गया। और आप देखिए अगर मान लीजिए मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, अगर मान लीजिए साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कहां रोटेशन करवाओगे, सारे के सारे बॉन्ड तो फिक्स रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, अब मैं रोटेट करवाना चाह रही हूँ तो कैसे करवाऊंगी, नहीं करवा पाऊंगी, क्यों, क्योंकि सब पूरा फिक्स है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो साइक्लोएल्केन की अगर बात करें, साइक्लिक स्ट्रक्चर की मेनली, तो साइक्लोएल्केन की अगर बात करते हैं तो उनकी भी हम कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कार्पलस इक्वेशन या कार्पलस कर्व से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेनली एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, एल्कीन और साइक्लोएल्केन की वैल्यू हम किससे, कार्पलस कर्व से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री किस किस के बीच में दिया था हमने, किसको रिलेट किया था, डाइहेड्रल एंगल को रिलेट किया है किससे, जे विस से या विसिनल कपलिंग कांस्टेंट से, क्लियर। मान लीजिए ये यहाँ पे ये तो मैंने एंगल की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे 0 CPS है ना, ये कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है ना, 1 2 जो भी है, यहाँ मैं 8 लिख रही हूँ, 9 है ना, बीच की वैल्यू लिख देना। और यहाँ 0 मैंने यहाँ लिखा तो 0 1 2, ठीक है। और नीचे स्लाइडली नेगेटिव है, -1 -2 ऐसे नीचे नेगेटिव में जाएगी वैल्यू, 0 यहाँ पर है, -1 -2 -3 ऐसे है ना। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 9 10, क्लियर, 3 3 4 5 6 7 8 आप लिख लेना, ठीक है। देखिए कार्पलस क्या कर्व क्या होता है, यहाँ से देखिए आप लोग, इस तरह से आपका कार्पलस में कर्व दिया था, ये लीजिए, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पर जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पर जो जे विस है, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखना थोड़ा सा, 8 9 के बीच में लगाना है इस ग्राफ को और उसको 9 10 के बीच में ले जाना, ठीक है, क्योंकि इतनी वैल्यूज होती हैं 180 डिग्री पर और 0 डिग्री पर इतनी वैल्यूज होती है जो मैंने लिखा है, तो मैंने यहाँ पर 9 10 लिखा और यहाँ पर 8 9 के बीच में ले लेना है इसको, ठीक है, 8 9 के बीच में, क्लियर। अब देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री और 0 डिग्री की बात करें तो हमारा जो कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू है वो मैक्सिमम है, आएगा समझ में। अगर हम देखें 90 डिग्री पर, 90 डिग्री की बात करो तो देखो 0 तो यहां पर था, ठीक है। अगर 90 डिग्री की बात करें तो वैल्यू है 0 से भी नीचे चलेगी, यानी कि 90 डिग्री पर नेगेटिव वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू है 0 डिग्री 180 डिग्री पर। और 90 डिग्री पर बात करें तो स्लाइटली नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज में नहीं है, वैल्यू नहीं आएगी, स्लाइटली, क्योंकि 0 यहाँ पर है, यहाँ तक लगभग 0 है, 90 डिग्री पर थोड़ा सा नीचे आ गया यानी कि माइनस में वैल्यू चलेगी। तो 90 डिग्री पर नेगेटिव वैल्यू चली जाती है, मतलब 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा तो वैल्यू बहुत कम आएगी, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पर वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी और इनके बीच में थोड़ा सा वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अगर चेक कर रहे हो तो देखोगे आप कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जब जाते हैं, 0 से 90 डिग्री पर, तो जे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 0 से 90 डिग्री तक जब जाते हैं तो डिक्रीज हो रही है जे वैल्यू, देखो कम हो रही है ना, ये लीजिए कम हो रही है, ठीक है, ओके। अब 90 डिग्री से फिर 180 डिग्री तक जाते हैं, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जब जाते हैं तो जे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर जे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजेस हो रही है जब 90 टू 180 डिग्री जाते हैं। 90 डिग्री पर तो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, 0 भी बोल सकते हैं, कई बार 0 वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है। और 0 से 90 पर वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो कार्पलस कर्व समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कार्पलस इक्वेशंस की बात करें तो जे विसिनल, कार्पलस ने जे विसिनल की वैल्यू निकालने के लिए कार्पलस इक्वेशन दी थी, ठीक है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है। किन पर अप्लाई होगी ये कार्पलस इक्वेशन, जिनमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो, जैसे साइक्लोएल्केन्स और एल्कीन्स, है ना। तो जे विसिनल की जो इक्वेशन जो उन्होंने 8.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28, ठीक है। एक और दी इन्होंने जे विसिनल 9.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28, ठीक है, जे विसिनल माइनस 0.28। अब समझिए तीन इक्वेशंस क्यों लिखे मैंने। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, ठीक है,
0 to 90 डिग्री अगर बॉन्ड एंगल होता है तो आप लोग इस इक्वेशन को यूज करोगे 8.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28। जो भी बॉन्ड एंगल हो 10 डिग्री है मान लीजिए तो यहाँ पर cos 10 रख देना, cos स्क्वायर 10, 80 डिग्री है तो cos स्क्वायर 80 मतलब लिख देना, ठीक है, इस तरह से। और जब 90 डिग्री टू 80 डिग्री होता है 9 तो ये वाली इक्वेशन यूज करनी है 9.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28, ठीक है। अगर मान लीजिए 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है तो यहाँ पर वैल्यू क्या रखोगे, cos की 90 डिग्री, cos स्क्वायर 90, ठीक है। और आपको पता है cos 90 क्या होता है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो कितना आएगा माइनस 0.28। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये 0 पूरा क्या बचेगा माइनस 0.28। तो याद रखना अगर ये वाला बॉन्ड एंगल होता है 0 से 90 डिग्री तो 8.5 लिख कर आओगे, 90 टू 180 डिग्री होता है तो 9.5 लिख कर आओगे, और 90 डिग्री पर आपको पता है cos 90 का वैल्यू 0 होगा तो माइनस 0.28 आ गया सिंपली, ठीक है। चलिए ये कार्पस इक्वेशन है और कार्पस कर्व है। अब इनको कैसे यूज करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगी कैसे यूज करेंगे इन इक्वेशंस का और कर्व का कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में। देखिए साइक्लोपेंटेन्स की बात करती हूँ, साइक्लोपेंटेन्स, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड में ये अप्लाई होता है रूल, है ना। साइक्लोपेंटेन की बात करते हैं तो दो फॉर्मूले, दो चीजें हो सकती है इसके अंदर, सिस हो सकते हैं, दो हो सकता है दोनों जो इंटरैक्टिंग न्यूक्लियाई हैं वो सिस के अंदर सिस फॉर्म में हो, या हो सकता है कि दोनों जो इंटरैक्टिंग न्यूक्लियाई हैं जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं वो ट्रांस हो, ठीक है। हो सकता है कि वो दोनों सिस और ट्रांस हो। आपको पता है सिस में बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल 0 डिग्री होता है। ट्रांस में बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। सिस में बॉन्ड एंगल कितना 0 डिग्री, ट्रांस में बॉन्ड एंगल कितना 90 डिग्री। तो जनरली विसिनल जे विस की वैल्यू कितनी आई, इसके लिए तो लगभग 7 या 8 सीपीएस करीबन आएगी साइकिल पर सेकंड, या हर्ट्ज में आपको पता है जे की वैल्यू हम लोग लिखते हैं यूनिट क्या होती है सीपीएस या हर्ट्ज। और 90 डिग्री पर आपको पता है 0 वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू चली जाती है 90 डिग्री पर, ठीक है। तो 0 या कुछ नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव होती है इसलिए मैं 0 मान रही हूँ उसको। तो इस तरह से साइक्लोपेंटेन की बात करते हैं तो हमारा वो कार्पस इक्वेशन या कार्पस कर्व काम आया। आपको पता है 90 डिग्री पर जब बॉन्ड एंगल था तो वैल्यू 0 आई थी, ठीक है। और बॉन्ड एंगल जब 0 डिग्री था तो वैल्यू मैंने 8 जो मैंने ग्राफ बनाया वो 8 से 9 के बीच में बनाया था ना, इधर मैंने बोला 9 to 10 लेकर जाना, ठीक है। तो इसलिए 8 की सीपीएस लिख दिया मैंने। तो फर्स्ट एग्जांपल ये साइक्लोपेंटेन्स का है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में अगर बात करते हैं तो एक्सियल इक्वेटोरियल होते हैं। मान लीजिए H A एक्सियल है और ये H इक्वेटोरियल, यहां पर इक्वेटोरियल है एक्सियल। तो हो सकता है कि दोनों ये HA और HA जो न्यूक्लियाई आपस में इंटरैक्ट करें, HAA, ठीक है। मे बी HE और HE आपस में इंटरैक्ट करें, HE और HE, ठीक है। और मे बी कि HA और HE आपस में या HA HE आपस में क्या करें, ये वाला AE या ये वाला AE आपस में क्या करें इंटरैक्ट करें, ठीक है। तो आपको पता है बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री एक्सियल और एक्सियल के बीच में 180 डिग्री दिख रहा है 180 डिग्री, ठीक है। और एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 60 डिग्री होता है दोनों के अंदर। ऑलमोस्ट क्या होता है दोनों के अंदर 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। अगर इसकी बात करें एक्सियल में तो आपको साफ दिख रहा है 180 डिग्री है, और एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल अराउंड 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको ये पता ही है कि 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हुआ था जब मैंने कार्पस कर्व बनाया था तो 9 to 10 के बीच बनाया था। तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाली है, यानी कि इसकी वैल्यू जे कपलिंग कांस्टेंट की। अगर इनकी बात करें HAE और HE, एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल, तो देखिए दोनों में लगभग बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। तो इनका दोनों का सीपीएस जे जो है वो अराउंड 2 सीपीएस आएगा, अराउंड 2 सीपीएस, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक्सियल इक्वेटोरियल इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ये वाला इंटरेक्शन ज्यादा होगा बजाय इक्वेटोरियल की, ठीक है। तो आप लोग ये वाली ऑर्डर याद रखना है कि एक्सियल में बॉन्ड एंगल 180 साफ दिख रहा है 9 to 10 के बीच में जाएगा। एक्सियल इक्वेटोरियल इसमें और इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। तो हमारा जे की वैल्यू होता है लगभग अराउंड 2 सीपीएस के अंदर आएगी। दोनों की वैल्यू लगभग पास आती है, बट हल्की सी एक्सियल इक्वेटोरियल की इंटरेक्शन ज्यादा होती है बजाय इक्वेटोरियल की, ठीक है। तो ये वाला, तो हाँ एक चीज और, तो ये जे कपलिंग कांस्टेंट जो है ये हमारा आया। तो इसमें क्या पता कर सकती हूँ, ये पता कर सकती हूँ कि दोनों इंटरैक्टिव
न्यूक्लियाई के बीच में कौन सी पोजीशन रही होगी, मतलब संरचना का पता कर सकती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास जे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, जे विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 9 के आसपास है, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि वहां पे किसने इंटरेक्ट किया होगा, एक्सियल इंटरेक्शन होगा, मतलब एक्सियल और एक्सियल पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वजह से जो विसिनल कपलिंग कांस्टेंट है उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से हम लोग किसी भी कंपाउंड की, अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर का आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को देखकर पता लगा सकते हैं कि डायहेड्रल एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगर बात करें मैलिक एसिड, दो फॉर्म ले लीजिए, COOH, COOH, OH, H, H, H। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, 3 न्यूक्लियाई है यहाँ पर जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो H2 एंड H3 एक ही कार्बन से लगे हुए हैं, एक ही कार्बन से लगे हुए हैं, H2 और H3। देखिए H2 और H3 एक ही कार्बन से लगे हुए, तो इनका जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन से लगे हुए। अगर बात करें H1 एंड H2 की, तो H2 वाला कार्बन तो सामने वाले कार्बन से लगा हुआ है, H2 वाला कार्बन तो सामने वाले कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, जबकि H1 वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन से अटैच्ड है, पीछे वाला बड़ा कार्बन है उससे दूसरे वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो दूसरे वाले कार्बन से अटैच्ड है तुम्हारा H1 दूसरे वाले कार्बन से है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 बॉन्ड से सेपरेटेड है दोनों न्यूक्लियाई, तो कपलिंग कांस्टेंट कौन सा हुआ, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट, तो जे विसिनल, जे जैम कौन सा था 2 और 3, 2 3, जे विसिनल कौन सा है 1 2। ये कौन सी पोजीशन में, गाउशे पोजीशन, गाउशे। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल लगभग 60 डिग्री के आसपास है। ठीक है, तो हम लोग का 1 2 जो है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की मैंने समझा ही दिया, और कौन सी यहाँ पर स्ट्रक्चर है, गाउशे। ठीक है, चलिए अगर J13 की बात करते हैं, J13, तो देखिए J1 जो है वो इस वाले कार्बन से, पीछे वाले कार्बन से लगा हुआ है, जबकि J3 जो है सामने वाले कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा 3, जैसे ये मान लो 1 और 3, 1 इस कार्बन से लगा हुआ है, 3 दूसरे कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लेकिन दोनों की पोजीशन कैसे है, ट्रांस है। कैसे है, ट्रांस या एंटी बोल सकते हैं, एंटी बोल दो, गाउशे एंटी, दोनों की पोजीशन एंटी है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने। तो आपको पता है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री करीबन होगा, इसके अंदर 60 डिग्री होगा। ठीक है, और ये आपको पता है जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि जो यहाँ पास में ये जो न्यूक्लियाई दोनों पास में, ठीक है, मान लीजिए एक ही कार्बन में प्रेजेंट है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगी, तो इनकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो इसकी जो जे जैम है मेरा, जे जैम कौन सा है, ये वाला जे जैम, GEM, जे जैम की वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाली है 2 3, जो बॉन्ड ये है। ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाली है क्योंकि ये दोनों पास में प्रेजेंट है, तो कपलिंग ज्यादा होगी, तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, और हम यहाँ पर देखें तो बॉन्ड एंगल की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने समझाया था 0 डिग्री और 80 डिग्री पर बॉन्ड एंगल पर जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो इसलिए J13 कौन सा वाला है, ये एंटी वाला, इसकी वैल्यू होगी लास्ट में कौन सी वैल्यू होगी, J विसिनल है ना, आपको पता है समझा दिया था विसिनल है, ये भी विसिनल होगा, लेकिन कौन सी फॉर्म में होगा, गाउशे फॉर्म में होगा। कौन सी इंटरेक्टिव न्यूक्लियाई है 1 3, और ये 1 3 नहीं 1 2, 1 गाउशे वाले 1 2 है, एंटी वाले 1 3 है, और 2 3 कौन से वाले, जेमिनल वाले। तो इस तरह से आपकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू रहने वाली है। आपको पता है जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे क्या है, पास में है दोनों न्यूक्लियाई, और एंटी यहाँ पर बॉन्ड एंगल का इफेक्ट रहेगा 180 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे एल्कीन का एग्जांपल आता है, मान लीजिए कि एल्कीन देता है आपको 1 2 एंड 3, 3 इंटरेक्टिव न्यूक्लियाई, दोनों तीनों आपस में अलग अलग है मान लीजिए। इस तरह का एग्जांपल देता है, तो हमेशा ध्यान रखना एल्कीन के अंदर ऑलवेज J ट्रांस मैक्सिमम होगा, J सिस होगा, उसके बाद एल्कीन की बात करें इस बार में। ठीक है, J ट्रांस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद J सिस की वैल्यू होगी, क्योंकि ट्रांस की वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ ट्रांस कौन सा है, ये वाला, यानी कि 2 3 J ट्रांस कितने बॉन्ड से सेपरेटेड है, 1 2 3, 3 कोवलेंट बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी कि विसिनल कपलिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ J 1 और 3 की, J कितने बॉन्ड से सेपरेटेड है, 1 2
3, यानी विसिनल कपलिंग कांस्टेंट है, ये भी विसिनल कपलिंग कांस्टेंट है। और इससे से कौन कौन से 1 and 3। अगर मैं बात करती हूँ 1 और 2 की, ये दो बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी कि जेएम आएगा, जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी वो, ठीक है। कौन कौन से 1 2, कौन सी कपलिंग कांस्टेंट, जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एल्कीन की बात करते हैं तो ऑलवेज याद रखना ट्रांस में चूंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है 180 डिग्री के आसपास, तो वैल्यू सबसे ज्यादा रहने वाली है। और सिस में बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, तो वैल्यू कम होगी, ठीक है। और जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू एल्कीन के अंदर बहुत कम होती है, इतना याद रखना है आपको। जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू एल्कीन के अंदर कम होती है, ट्रांस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद सिस की, और उसके बाद हमारा किसका आता है, जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट की बारी आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, मान लीजिए दो कॉन्फ़िगरेशन है H H, ठीक है। यहां पे कौन से HA एंड HB कौन सी फॉर्म में, एंटी फॉर्म में, एंटी। और यहां पे HA एंड HB गाउशी फॉर्म में, GOUCH, गाउशी फॉर्म में। यहाँ पे बॉन्ड एंगल रहने वाला है 60 डिग्री टू 120 डिग्री अराउंड, ठीक है। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, दिख रहा है साफ। और आपको पता है एंटी अगर होता है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, तो आपकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा रहने वाली है कंपेयर टू गाउशी फॉर्म। तो इस तरह के कोई भी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो आप लोग ध्यान रखना इस तरह का, उसको सॉल्व करके आना, ठीक है। चलिए अगर हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात देखें, अगर हम लोग रिंग साइज की बात करें, तो रिंग साइज बढ़ने पर, अगर डबल बॉन्ड पर रिंग साइज बढ़ती है, अगर मान लीजिए दोनों इंटरैक्टिंग न्यूक्लियाई डबल बॉन्ड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों अगर इंटरैक्टिंग न्यूक्लियाई HA एंड HB, HA एंड HB डबल बॉन्ड पर प्रेजेंट है, मैं सिर्फ इस बात की बात कर रही हूँ कि डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होने चाहिए, और अदरवाइज और कहीं नहीं, यहाँ कहीं नहीं, केवल दोनों इंटरैक्टिव न्यूक्लियाई कहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए, डबल बॉन्ड पर। कितनी भी लंबी रिंग बना सकते हैं, फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन जो भी है, ठीक है। अगर बात करते हैं डबल बॉन्ड पर, अगर रिंग साइज इंक्रीज हो रही है, रिंग साइज इंक्रीज हो रही है किस पर, डबल बॉन्ड पर, तो आपका जेमिनल कपलिंग विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अरे बात समझ में, अगर डबल बॉन्ड पर रिंग साइज इंक्रीज हो रही है तो विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो आप लोग इस तरह का कोई भी एग्जांपल अगर एग्जाम में आता है तो सॉल्व करके आना। अब हम देखेंगे लॉन्ग रेंज कपलिंग, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। जेमिनल और विसिनल कपलिंग कांस्टेंट को शॉर्ट रेंज कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जबकि इससे ज्यादा अगर कोवेलेंट बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं, यानी कि 3 बॉन्ड से ज्यादा, अगर दो न्यूक्लियाई 3 बॉन्ड से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड से सेपरेटेड हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह से होता है, ठीक है, ये HA और HB है, तो 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड से सेपरेटेड है, दोनों इंटरैक्टिंग न्यूक्लियाई, तो कौन सा कपलिंग कांस्टेंट आएगा, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह का बीच में कार्बन और होता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो यहाँ पर 5J कपलिंग कांस्टेंट होगा, इसको बोलेंगे 5J कपलिंग कांस्टेंट। अगर 4 बॉन्ड से सेपरेटेड है 1 2 3 4, तो उसको बोलेंगे 4J कपलिंग कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, 4J 5J 6J 7J जो भी है, ठीक है। लेकिन आप लोग याद रखना, चूंकि इंटरैक्टिंग न्यूक्लियाई बहुत दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, 3J तक तो फिर भी ठीक था, जेमिनल और विसिनल कपलिंग कांस्टेंट तक तो फिर भी ठीक था, 3 ही बॉन्ड से सेपरेटेड थे। लेकिन याद रखना यहाँ पर लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट में तो दोनों इंटरैक्टिव न्यूक्लियाई बहुत दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए कपलिंग होती ही नहीं है उन दोनों के बीच में, और होती हुई बहुत रेयरली होती है, बहुत कम आता है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम आती है, ठीक है। मोस्टली हम लोग कंसीडर ही नहीं करते, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते हैं कि कपलिंग है, मानते ही नहीं कपलिंग इसको, ठीक है। लेकिन कुछ एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एरोमेटिक एंड फ्लोरो सब्सटेंसेस, फ्लोरो कंपाउंड्स, कुछ फ्लोरो कंपाउंड्स और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स और कुछ ओलिफिनिक, यानी कि जिनमें डबल बॉन्ड हो, ओलिफिनिक कंपाउंड्स के अंदर कपलिंग कांस्टेंट देखी गई है, ठीक है। सॉरी, कौन सी वाली, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट देखी गई है। कौन कौन से एग्जांपल्स आप दे सकते हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स, कुछ फ्लोरो कंपाउंड्स एंड कुछ ओलिफिनिक कंपाउंड्स के अंदर लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट देखी गई है। बाकी इसकी वैल्यू भी बहुत लो होती है, 0 से 2 के आसपास लगभग इतनी होती है। बाकी कपलिंग कांस्टेंट इसको हम कंसीडर करके नहीं चलते, केवल इन
कुछ केसेस को छोड़कर, ठीक है। तो वो केसेस देख रहे हैं एक बार, कौन कौन से केसेस है। देखिए जैसे देखिए बेंजेल्डिहाइड का एग्जांपल मैं लेती हूँ, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, CHO, ठीक है। यहां पर ये यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 2 4 डाइक्लोरोबेंजेल्डिहाइड, ये एग्जांपल मैंने दिया। यहां पर क्या क्या बचा हुआ मेरा, हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर एक हाइड्रोजन, A B C एंड D। आपको पता है मैंने आपको ये चीजें सिखा रखी है मैंने कि किस तरह से आप लोग चेक करोगे कि कौन कौन से न्यूक्लियाई अलग अलग है, कौन कौन से सेम है। तो ये सारे अलग अलग न्यूक्लियाई A B C D चारों जो प्रोटॉन्स है उनका केमिकल एनवायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं हाइड्रोजन की, इस वाले की। तो वैसे नॉर्मली तो क्या मानते हैं हम कपलिंग में, क्योंकि वाले पास वाले से ही कपल करेगा, लेकिन ये एरोमेटिक है, चूंकि एरोमेटिक सब्सटेंस है, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है वो इससे तो कपल करेगा ही, 1 2 3 4, ठीक है। देखो 4J हो गया कपलिंग कांस्टेंट, कौन सा हो गया, 4J, यानी कि लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 4 4J। अगर इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, देखो एक बार वापस देखो, 1 2 3 4 5 5J, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में 4J कपलिंग कांस्टेंट है, इसमें 5J कपलिंग कांस्टेंट आया, यानी कि लॉन्ग रेंज कपलिंग है। तो वैसे तो लॉन्ग रेंज कपलिंग को हम कंसीडर ही नहीं करते, लेकिन कुछ एरोमेटिक सब्सटेंस जहां पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहां पर हम इसे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो बेंजेल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन है या न्यूक्लियाई है वो इन सभी से क्या करेगा, आपस में इंटरेक्ट करेगा। ये इससे भी करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, सभी हाइड्रोजन से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ये तो आपस में करेंगे करेंगे, ये वाला करेगा, 1 2 3 3J कपलिंग आएगी, है ना। तो ये वाला 1 2 3 4 ये वाला भी करेगा। तो जहां पे एरोमेटिक सिस्टम होता है वहां पर 4J 5J 6J 4J 5J तक 6J तो क्या मानेंगे, 4J 5J तक मान सकते हैं कपलिंग को, ठीक है। बाकी 2J 3J तो होती ही है, जेमिनल विसिनल। तो मैंने आपको जब कपलिंग कांस्टेंट समझाया था, बहुत सारे एग्जांपल्स में कपलिंग समझाई थी, तो वहां पे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल भी समझाया था, फ्यूरिन वाला, ठीक है, CHO हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मैंने वहां पर बताया था कि ये वाला जो हाइड्रोजन है A B C, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इससे तो कपल करेगा ही। कौन सी कपलिंग हुई, 3J कपलिंग, 1 2 3 और 1 2 3 4। अगर इसकी और इसकी कपलिंग की बात करें A और C के, तो 1 2 3 4। तो मैंने आपको बता दिया इससे तो कपल करेगा ही पड़ोसी से, लेकिन उससे भी जाके कपल कर लेता है, 1 2 3 4 4J कपलिंग, ठीक है। वैसे 4J कपलिंग को कंसीडर नहीं करते, लेकिन एरोमेटिक सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसलिए हमने 4J कपलिंग को भी वहां पे अलाउ किया था, ठीक है। और हमारी डबल डबलेट आई थी, DD आया था, आपको याद हो तो, ठीक है। चलिए एक मैंने एग्जांपल्स कुछ ओलिफिनिक कंपाउंड्स को भी बताया था, वहां पे DD आया था, डबल डबलेट आया था। मैंने कहा था यहाँ पे आगे तक कंसीडर करेंगे कपलिंग को, क्योंकि ओलिफिनिक बॉन्ड है, ठीक है। ओलिफिनिक डबल बॉन्ड के अंदर भी जहां पे एरोमेटिक सिस्टम है वहां पे हम लोग डबल बॉन्ड में भी आप लोग कंसीडर कर लेते हो 4J 5J को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें बेंजीन का, मान लीजिए X और Y दो लगे हुए हैं, कुछ ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करती हूं तो कौन सा कपलिंग होगा, 1 2 3, है ना, J1 3, यानी कि विसिनल कपलिंग कांस्टेंट है ना। और ये कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पर, ऑर्थो, क्लियर। अगर मैं बात करती हूं मेटा, A B C D, अगर मैं बात करती हूँ मेटा तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बॉन्ड से सेपरेटेड है, J1 4, ठीक है, या 4J बोल सकते हैं हम लोग, सॉरी 1 3 गलत बोला मैंने, J3 आएगा, J3, इसको हम J4 बोल सकते हैं, ठीक है, J4 बोल सकते हैं इस कपलिंग कांस्टेंट को, जो कि कैसा है, मेटा है। और अगर इसकी बात करें 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, इसको क्या बोल सकते हैं, 5J कपलिंग कांस्टेंट। और ये कौन सी पोजीशन पे है, पैरा। तो आप लोग मुझे बताइए सबसे ज्यादा कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू किसकी होगी। आपको पता है ये दोनों पास पास में है, ठीक है, इंटरेक्टिंग ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा कपलिंग कांस्टेंट ऑर्थो की, देन मेटा की, और देन पैरा। वैल्यूज की बात करते हैं तो इसकी 6 to 9 CPS आती है, इसकी 1 to 3 CPS आती है, और पैरा की 0 से 1 या 2 भी मान सकते हैं इसको, 0 से 1 या 2, ठीक है, इतनी आती है 0 से 2। मतलब ये ऑर्थो और ये हो गया हमारी मेटा
और ये होगी हमारी पैरा कपलिंग। ठीक है, तो चूंकि एरोमेटिक सिस्टम है, बेंजीन है, इसलिए आगे तक इंटरेक्टिंग हुई है। अदरवाइज ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं होता तो आगे तक इंटरेक्टिंग नहीं होती। ठीक है, और ये वैल्यूज याद कर लेना। आप सिस के लिए ऑर्थो के लिए 6 to 9 आती है, मेटा के लिए 1 से 3 तक आती है, और पैरा के लिए 0 से 2 CPS तक आती है। और वैल्यूज आप बुक से भी कंसिडर कर सकते हैं, बुक पे सारी वैल्यूज दी हुई हैं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था वो विजिनल कपलिंग कांस्टेंट, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट पे था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ नया टॉपिक। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।